हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इनसाइट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उस समय हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशंस थी, किस तरीके से जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वह परफॉर्म कर रहा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो लेट्स understand. India has been an important trading nation since ancient time. As you all know that कि इंडिया जो है वह अपने एंशियंट टाइम से ही एक ट्रेडिंग नेशन रहा है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इट मीन्स ब्रिटिश रूल के शुरू होने से पहले इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो वर्ल्ड वाइड मार्केट को एंजॉय करते थे अपनी रेपुटेशन के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज होता था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता था और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप होती थी। इट मीन्स जो पर्सन्स इनके जो पीपल्स इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे वो हाईली स्किल्ड होते थे। हाउएवर द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज adopted by colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई इंडिया के अंदर, उसने कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्ट्रक्चर था, इंडिया के फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन था, वॉल्यूम था, उसको इफेक्ट किया है। द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड एज अंडर। अब हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसकी क्या कंडीशंस थी, उसकी क्या स्टेट थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उसको समझाया गया इन 3 पॉइंट्स के अंदर। फर्स्ट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेकेंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। थर्ड, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो 1 by 1 हम इन पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट आता है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो जैसा कि मैं आपको ये चीज़ सेकंड लेक्चर से ही बता रही थी कि इंडिया जो था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया और इम्पोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। जहां ब्रिटिशर्स के रूल शुरू होने से पहले इंडिया बहुत सारे फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, ठीक, वहां इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान इंडिया एक्सपोर्ट तो कर रहा था, तब भी एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट्स इट मीन्स रॉ मटेरियल जो होता है उसको एक्सपोर्ट करने लगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड इम्पोर्ट करने लगे हम लोग फिनिश गुड्स का। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, वूल, सुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। इंडिया क्या करने लगा, इंडिया एक्सपोर्टर हो गया किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल्स का, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन, वूल, सुगर, इंडिगो हो गया, जूट एक्सेट्रा। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स। और इंडिया इम्पोर्टर बन गया किसका, फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, जो कि ब्रिटेन से आते थे, लाइक कॉटन के क्लॉथ्स हो गए, सिल्क के क्लॉथ्स हो गए, वुलन क्लॉथ्स हो गए, और कुछ कैपिटल गुड्स में जैसे कि लाइट मशीनरीज जो कि प्रोड्यूस की जाती थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में। सेकंड पॉइंट आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारा जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। More than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed, with few other countries like China, साइलोन जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, एंड पर्शिया जिसको हम ईरान के नाम से जानते हैं। सो हमारे 50 से ज़्यादा % का जो ट्रेड होता था वो सिर्फ अकेले ब्रिटेन के साथ होता था और कुछ कंट्रीज़ के साथ ही हमें अलाउड किया गया था जिनके साथ हम ट्रेड कर सकते थे, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ एंड ईरान के साथ। The opening of Suez Canal in 1869 served as direct route for the ships operating between India and Britain. फिर 1869 में स्विस कैनाल की ओपनिंग होती है जो कि एक डायरेक्ट रूट देती है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो शिप्स ऑपरेट होती थी उसका एक डायरेक्ट रूट ओपन हुआ किसके चलते, जब स्विस कैनाल ओपन हुई 1869 में। थर्ड पॉइंट आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इट मीन्स हमारी जो इंडियन वेल्थ थी उसका ड्रेन हुआ है ब्रिटिश रूल के दौरान। जो इंडिया की जो वेल्थ थी, जो इंडिया के एक तरीके से जो कमाई हुई जो इनकम थी वो किसके द्वारा यूज़ की गई, इंडियंस के द्वारा नहीं, वह यूज़ करी गई किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इट मीन्स रॉ मटेरियल, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जैसा कि अभी हमने समझा कि इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के रूल के दौरान जो इंडिया था वह एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स। बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उसके चलते हमारे पास पैसा भी आ रहा था, ठीक, ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस था, बट
वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडियंस के द्वारा यूज़ नहीं किया गया, वह यूज़ करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में यूज़ किया गया? टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेट अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ठीक, जो भी ऑफिस ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टैब्लिश करे गए थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑफिस वगैरह सेटअप करे गए थे ब्रिटेन के अंदर, उसके अंदर जो भी पर्सन्स पीपल्स जो भी एम्प्लॉयड थे उनको पेमेंट्स करने के लिए, उसके उन ऑफिस के एक्सपेंसेस को इनकर्ड करने के लिए, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। एज यू ऑल नो डेट कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमेशा वॉर में इंगेज रहती थी, तो उसके जो एक्सपेंडिचर्स होते थे उसको भी इनकर्ड करने के लिए वो इन्हीं एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ करती थी। और टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, जो इनविजिबल आइटम्स होते हैं जैसे कि सर्विसेज हो गए, उसको इम्पोर्ट करने के लिए भी ब्रिटिशर्स इसी एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ किया करते थे। तो अब हम समझ लेते हैं एक बॉक्स जो कि दिया गया है आपकी संदीप गर्ग की बुक में, जिसका टाइटल है ट्रेड थ्रू द स्वेज कैनाल। सो बेसिकली इसमें स्वेज कैनाल को थोड़ा और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो हम इसको समझ लेते हैं। स्वेज कैनाल है क्या? सबसे पहले स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जिसकी ओपनिंग हुई थी 1869 में। एंड स्वेज कैनाल एक डायरेक्ट रूट देती है, किसके बीच में? एक डायरेक्ट रूट सर्व करती है बिटवीन यूरोप एंड एशिया, पर्टिकुलरली साउथ एशिया के बीच में। ये रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली जो स्वेज कैनाल थी वो 1869 में ओपन हुई थी, एंड जब ये ओपन हुई तो इसने जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट था उसको रिड्यूस्ड कर दिया। किस तरीके से? जब स्वेज कैनाल एग्जिस्ट नहीं करती थी तब यूरोप एंड साउथ एशिया के बीच में जो ट्रेड होता था तब समथिंग अराउंड हमें 12,300 माइल्स तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। बट जब स्वेज कैनाल ओपन हो गई तो सिर्फ हमें 7,200 माइल्स तक का जो डिस्टेंस था वह कवर करना पड़ता था। सो स्वेज कैनाल की ओपनिंग की वजह से समथिंग अराउंड 5,100 माइल्स तक का जो डिस्टेंस था वो रिड्यूस्ड हो गया। इसके चलते कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो थी वह भी रिड्यूस्ड हो गई। द कैनाल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, अवॉइडेड द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। अब बेसिकली जब स्वेज कैनाल की ओपनिंग हुई तो उसके चलते स्वेज कैनाल ने एक डायरेक्ट रूट हमें दे दिया, किसके बीच में? जो शिप्स इंडिया और ब्रिटेन के बीच में उस टाइम पे ऑपरेट होती थी उसके लिए एक डायरेक्ट रूट मिल गया। अब हमें साउथ एशिया से होकर जो जाना पड़ता था और साउथ एशिया के साथ फिर ट्रेड भी करना पड़ता था, तो वो अब हमें करने की जरूरत नहीं थी। स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, दोनों ही एस्पेक्ट्स में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवे है वर्ल्ड के अंदर। सो थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में समझेंगे।